झूठी खबरों की रोकथाम के लिए हुकूमत का बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत के गले की हड्डी बनता जा रहा है। सदारती ऑर्डिनेंस तरमीम के हवाले से सहाफ़ती तंजीमें जो हैं उनकी दरख्वास्त की समाअत के दौरान कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को पीका एक्ट के तहत सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है। दूसरी जानब वज़ीर आज़म ने भी DG FIA को हिदायत जारी की कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए कवायद ज़वाबित बनाने पर काम जारी है और इन कवायद ज़वाबित तैयार होने तक किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। फिर MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने भी पीका ऑर्डिनेंस को वापस लेने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। अब क्या हुकूमत ऑर्डिनेंस वापस लेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तला जनाब फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ारूक साहब, दो तीन चीज़ें हैं, एक तो वो अदम एतमाद वाला मामला भी है और इमरान खान साहब रूस गए हुए हैं, ये भी है, लेकिन शुरू हम पीका से ही करते हैं कि ये जो पीका का मामला है ये इस कदर कंट्रोवर्शियल क्यों बना हुआ है? मतलब सारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो सब के सब इसके अगेंस्ट हैं, तो ये क्यों इतना कंट्रोवर्सी? नहीं, कंट्रोवर्सी वाला कोई मामला नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ तो आप कहें हमारे मुल्क के अंदर कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई कानून नहीं होना चाहिए, सबको आज़ाद कर दें, जिसका जो जी चाहे वो किसी के घर के बारे में बात करे, अखलाकियात से गिरी गुफ्तगू करे, आप उसे कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये तो दुनिया में नहीं है किसी जगह पे भाई मेरे, हर जगह के ऊपर रेगुलेशन है, हर जगह के ऊपर जो है वो कवानीन मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो पीका का कानून है ये तो 2016 में मुस्लिम लीग नून लेकर आई थी। ये सेक्शन 21 एज इट इज़ जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर वो तो उन्होंने बनाया था। हमने किसी किस्म का कोई नया ऑफेंस जनरेट नहीं किया, हमने सिर्फ उसकी नेचर सजा बढ़ा दी, सजा बढ़ाई और उसको नॉन अवेलेबल किया। ये क्यों नहीं, मतलब साफियों को एतराज़ क्या है? मैं उसकी वजह बताता हूँ। उस वक्त भी बड़ा शोर वैसे मचाया था। पहले तो ये क्लैरिफाई कर लें कि ये जो सेक्शन 20 है ये कोई जनरल स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सोशल मीडिया पे भी उसी तरह लागू होता है। ये हिस्सा है, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल है। और जो साइबर क्राइम है, आपको सिर्फ कुछ फिगर्स में शेयर करना चाहता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि 70% दरख्वास्तें पिछले 3 साल में जो साइबर क्राइम के हवाले से FIA को मौसूल हुई हैं ना, जो कंप्लेंट्स आई हैं वो इसी सेक्शन 20 के तहत आई हैं। यानी आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद के अंदर साइबर डेफेमेशन हो रही है, साइबर हैरेसमेंट हो रही है, साइबर ब्लैकमेलिंग हो रही है। और बहुत सारे ऐसे ख़ानदान, ये बड़ी आसान काम है कि अपनी स्किन को सेव करने के लिए आप कहें कि जी नामंजूर नामंजूर, लेकिन आपने कभी देखा है उन लोगों को जिन लोगों के घर उजड़ गए, ख़वातीन की डाइवोर्सेस हो गई, किस तरीके से जो है वो माशरे के अंदर बुराई फैलाई गई? इस हवाले से जजमेंट्स मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब हैं, वो PLD में रिपोर्टेड है, उन्होंने कहा कि ये जो साइबर क्राइम है ये हमारे सोशल फैब्रिक को तबाह करता जा रहा है। बड़ा आसान काम है, आप फोटोशॉप करें, किसी की तस्वीर लगा दें, आप किसी के बारे में कोई मनगढ़ंत खबर जो है वो फैला दें, उसके पास कोई फॉरम भी ना हो जहाँ पे जाके वो अपनी दादरसी कर सके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप समझ में नहीं आ रही, आप ये कहें कि सोनिया ओजन गलियां में कल्ला रांझा यार फिर जो मर्जी आप फैलाते रहें बैठ के। सही। आप वज़ीर आज़म की जो अहलियां हैं, खातून अव्वल हैं, बापर्दा खातून हैं, उनका पॉलिटिक्स से कोई जिक्र, कोई ताल्लुक नहीं है, कभी उन्होंने किसी के बारे में आके कोई बयानबाजी नहीं की, आप उनको भी कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। क्या क्या बातें उनके बारे में नहीं करते आप? प्राइम मिनिस्टर के बारे में फैसला साजी के हवाले से जो है वो आप इस किस्म की बातें करते हैं जिनका हकाइक से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो सहाफ़ियों के हवाले से हमने तो तमाम सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, PBA को, APNS को, PFUJs को, सबको इंगेज किया। उसमें हमारी जो बातचीत उनके साथ हो रही है वो बातचीत हमारी एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से है, फेक न्यूज़ की डेफिनेशन के ऊपर है। फेक न्यूज़ की डेफिनेशन मैं अभी आ रहा हूँ, उस जानिब आ रहा हूँ। थर्डली जो है वो वर्कर्स राइट्स है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, उनकी तनख्वाहों का मामला है, इसके ऊपर बातचीत हो रही। और हमारा बड़ा अच्छे माहौल में हमारी गुफ्तगू जो है इससे कबल ट्विटर का माहौल नहीं है, ट्विटर पे अभी बना हुआ है। नहीं उसको दोबारा हम जो है कोशिश करेंगे कि उसको दोबारा जो सिलसिला इस ऑर्डिनेंस के हवाले से रुका है उसमें हम एतमाद साजी करके उसको दोबारा शुरू करें। फेक न्यूज़ के हवाले से बड़ा एक दोनों जानिब से एक इत्तेफाक इस बात के ऊपर हमारा जो है वो मौजूद है कि फेक न्यूज़ के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो इत्तेफाक तो मौजूद है। और फेक न्यूज़ जो है उसकी डेफिनेशन भी उसको डिफाइन भी कर रहे हैं। अच्छा, कौन कर रहा है? वो डेफिनेशन कौन दे रहा है? सहाफ़ी बिरादरी दे रही है। कल से ट्विटर पे एक जंग छिड़ी हुई है। सहाफ़ी कह रहे हैं हमने भिजवाई हुई है डेफिनेशन हुकूमत को फेक न्यूज़ की। सुन लें उसमें अर्ज़ गुजारिश ये है कि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है CPNE है और जो अमेंड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो न्यूज़ एडिटर्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उस हवाले से जब हमारी उनके साथ निगोशिएशंस चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं,
उसमें फेक न्यूज़ की उन्होंने अपनी तरफ से एक डिफ़ाइन करके हमें सबमिट किए। सही है। हमने भी उसके बदले में उनको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर किया। उसके ऊपर हमने एक नतीजा खेज़ मामले पे पहुंचना था, जो मामला सिलसिला आके इस ऑर्डिनेंस की वजह से अभी उस वक्त के लिए तातुल का शिकार हुआ है। लेकिन उसमें डिफाइंड ये है, एक आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है, एक डिस इन्फॉर्मेशन है। मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके पास फैक्ट्स पूरे नहीं थे, आपने एक होती है जेन्युइन गलती, किसी को जेन्युइन गलती हो गई, आपने आपकी इंटेंशन किसी को हार्म करना नहीं है, नुकसान पहुंचाना नहीं है, वो मिस इन्फॉर्मेशन है, उसकी आप तरदीद भी लगा देते हैं, उसकी आप एक माजरत भी कर लेते हैं। एक है डिस इन्फॉर्मेशन जो टोटली फैब्रिकेटेड है, जो किसी को हार्म करने के हवाले से है, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के हवाले से है, वो डिस इन्फॉर्मेशन है। और उसको कोई भी शख्स जो है वो उसको आगे जो है वो चलाने के हवाले से तैयार नहीं है, बिल्कुल कोई भी उसके साथ नहीं है। और मैं समझता हूं कि क्या कह रहे हैं कि वो डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फेक न्यूज़ नहीं है? नहीं, डिसइंफॉर्मेशन इज फेक न्यूज़। नहीं, सहाफ़ियों का क्या मौक़िफ़ है? वो मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं, उनकी तरफ से ये सबमिट हुई है, जो CPNE अमेंड की तरफ से ये डेफिनेशन आई। डेडलॉक किस चीज़ तो डेडलॉक इस चीज़ के ऊपर नहीं है। डेडलॉक तो हमारी जो मीटिंग्स चल रही हैं वो तो इस ऑर्डिनेंस की बुनियाद के ऊपर हुआ, तो वो हमें एतमाद साजी करके उसको उसको भी जो है वो इंशाल्लाह आगे एतमाद में लेंगे अपनी तरफ से। ये क्या था सिलसिला कि गिरफ्तारी जो है वो बगैर वारंट के हो सकती है, बस बंदा बताना है कि जी इसने व्हाट्सएप पे ये मैसेज लगाया, चलो जी गिरफ्तार करो, ये कौन सी बात है? ऐसा नहीं होता। देखें, होता ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक कितने सहाफ़ी पीका के तहत जो है वो पकड़े गए, मुझे आप ये बता दें। कोई भी पकड़ा जा सकता है ना। हमारी हुकूमत में कितने लोगों के ऊपर जो है वो पीका नाफिजुल अमल हो गया, हमारे ऊपर क्या क्या सख्त तनकीद होती रही, हमारे ऊपर क्या क्या जो है वो मन घड़त खबरें, फेक न्यूज़, हर चीज़ चलती रही है। कितने लोगों के खिलाफ पीका के हवाले से कार्रवाई होगी, कितने लोगों को FIA ने पकड़ के जेल में डाल दिया। सिर्फ कानून को सख्त करने का मकसद क्या था? जो रेशो ऑफ कंप्लेंट्स थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, 70% कंप्लेंट, यानी कि डेटा जो है, कानून का क्या मतलब होता है कि डेटरेंस कायम करना, एक लोगों में खौफ पैदा करना कि यार इसकी अगर ये काम हम करेंगे तो इसकी सज़ा सख्त है। बिल्कुल सही। इसमें किसी के पीछे नहीं आना, को ड्रैकोनियन, जिसको कोई अगर कानून ले आए तो कहते हैं जी ड्रैकोनियन लॉ आ गया। मुझे आप ये बताएं कि कितने लोगों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो तारीख बढ़ी हुई है कि कवानीन मिस यूज़ हुए हैं। वो तो खैर मिसयूज होते हैं, कवानीन हो या ना, 420 का भी होगा और 302 का भी होगा, लेकिन उस मिसयूज हो जाएंगे। देखें, उस मिसयूज, अगर मिसयूज होते हैं तो उसके हवाले से भी सजाएं मौजूद हैं। जो मिसयूज करेगा, जो फ्रिविलियस दरखास्तें डालेगा, उसको भी जो है वो जुर्माने भी होते हैं, सजाएं भी होती हैं। यहाँ सिर्फ अमलदारी का मामला है, अमलदारी आप कायम कर दें, चीजें आसान हो जाएंगी। मतलब अगर मैं कोई व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ, देखें यहाँ पर हर तबका ये चाहता है बगैर अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर तबका, अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो कर लिया जाएगा। यहाँ पर हर तबका ये क्यों चाहता है कि मेरे ऊपर किसी किस्म का कानून ना हो, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो चेक ना हो। फिर आप ये भी मुनासिब नहीं है। हम वी आर ऑल फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम आज़ादी सहाफ़त के साथ भी खड़े हैं, हम किसी की आवाज़ भी नहीं दबाना चाहते, लेकिन भाई कोई सर्टन लिमिट्स तो डिसाइड कर लें, कोई आप अपना चीज़ें तो तय कर लें। सही। अच्छा, अभी वही मेरा डर ही नहीं निकला है कि मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, शिफा ने कंप्लेन कर दी, आपने मुझे बगैर किसी वारंट के उठाया और अंदर कर दिया। देखें, जो असल हकीकत है, जो सेक्शन 20 की जो नेचर चेंज हुई है, 2 साल सज़ा बढ़ाई, मजीद इसकी 5 साल की, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस किया नॉन कॉग्निजेबल से, उस वजह से ये नॉन बेलेबल हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, नेचर चेंज की। अब इसमें पहलू क्या है, इसको भी नाफज करने के हवाले से एक SOPs और एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं कि क्या क्या प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो होंगे, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें सहाफ़ियों की भी तजवीज़ आएंगी। हाँ, तजवीज़ आ गई हैं। नहीं, तजवीज़ अभी तो कोई नहीं आई। ये कोई नंगी तलवार नहीं है कि जिसके ऊपर चाहा आपने जो है वो इस्तेमाल इसको कर दिया। उसकी प्रॉपर जो है वो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ हुई नहीं है तो आप किसके ऊपर कैसे सेक्शन 20 लगा देंगे? तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इट्स अ हेल्दी डिबेट, इसको हमें पॉजिटिव मैनर में लेके चलना चाहिए कि ये रेशो है क्राइम्स की, ये कंप्लेंट्स हैं, इसके ऊपर आगे कैसे डील करना है, कवानीन मौजूद है नहीं मौजूद है। आप मुझे बताएं, तो मतलब अभी तक जो हम सेक्शन 20 के तहत अभी ये सिर्फ 2021 के अंदर आपकी 33,000 दरखास्तें हैं जो सेक्शन 20 के तहत आई हुई हैं, जो कंप्लेंट्स आई हुई हैं, जिसमें साइबर डेफेमेशन है, साइबर हरासमेंट है, साइबर ब्लैकमेलिंग है। अब मुझे आप ये बताएं कि उन लोगों का क्या है
जिन लोगों की ये दरखास्तें हैं। सही, और ये साइबर क्राइम विंग भी जो है ये भी अपना काम कर रहा है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये अब एक इट्स अ सीरियस इशू, बिल्कुल सही है, सीरियस मैटर है ये। अब सही है, आप ऐसे आज़ादाना तौर के ऊपर हर चीज़ को विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी रेगुलेशन आप कैसे छोड़ सकते हैं? ये ठीक है, सही है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ एक क्लैरिटी है, वो ये चाहिए कि उन्होंने डिफाइन कर दिया आप लोगों के लिए अपनी तरफ से, और तजवीज़ अभी तक फिलहाल कोई नहीं आई, ऐसा ही है? नहीं, देखें, तजवीज़ से मुराद ये है इसके हवाले से कोई तजवीज़ नहीं है, सेक्शन 20 के हवाले से। अच्छा। बाकी मैंने आपको बताया, तो प्रॉब्लम तो यही है ना, बाकी मैंने आपको बताया कि हम प्रॉब्लम है, वही अदालत में चैलेंज हुआ है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को हमने एंगेज किया, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि पैमरा के कवानीन हैं 2002 में बने, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उनकी जो उसमें तजावीज़ थी, उन तजावीज़ को हमने इनकॉर्पोरेट किया। इसके अलावा जो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, जो अखबारात को देखता है, ITNE जो कि सहाफ़ियों की, जो प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी हैं, उनकी जॉब इन्फोर्समेंट को वो देखता है, वर्कर्स राइट्स को देखता है, उसको हम देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आपके इल्म में एक सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनको तनख्वाही नहीं मिलती। एक कलम की जुम्बश से जो है वो 10-10, 12-12, 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनको फारिग कर दिया जाता है। तो ये वो तमाम पहलू हैं। इसके अलावा फेक न्यूज़, ख़ास तौर के ऊपर फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर, जो हमारा एंगेजमेंट है सोशल मीडिया के ऊपर, मसलन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहाँ पर कोई बात होगी तो पैमरा भी मौजूद है, बाकी भी मौजूद है। सोशल मीडिया अनरेगुलेटेड है, आपको जो है वो किसी ना किसी सूरत जो है वो रेगुलेशन के अंदर आप लोग आ जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की रेगुलेशन ही नहीं है। तो हमें तो खुद PBA APNS ने जो है वो लास्ट को 2020 के अंदर, मार्च के अंदर इनकी एंगेजमेंट थी, तो इन्होंने कहा था कि आप इस हवाले से कवानीन जो है वो बनाएं। तो कहने का मकसद ये है कि वो लेटर हमारे पास मौजूद है जो आया हुआ था इनकी जानिब से। तो कोई ऐसा मामला नहीं, हम चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया में जो है उसको सर्टन लेवल पे तो बस बेसिकली मुद्दा सिर्फ ये है कि कहीं मिसकम्युनिकेशन शायद हुई है, कहीं एक का मैसेज दूसरे नहीं समझ पाए और दूसरे का मैसेज पहले नहीं समझ पाए, बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये क्लियर हो जाएगी तो सिलसिले जो है वो बहाल हो जाएंगे। एंगेजमेंट और बातचीत से क्लियर होगी, वक्त की जरूरत है। अदम एतमाद पे आ जाए सर, उस पे आ जाए, वो बहुत जरूरी है। नहीं देखें, अदम एतमाद में तो खैर, अदम एतमाद तो ये एक दूसरे के ऊपर ही अदम एतमाद करेंगे। बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है? बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ये तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। अगर इनका दिल का आप हाल देखें, ये तो जो इकट्ठे हो रहे हुए हैं, ये तो एक मुनाफिकत की एक काला मिसाल जो है वो कायम है। बुनियादी तौर के ऊपर दोनों के केसेस हैं, करप्शन के इनके ऊपर चार्जेस हैं। इक़्तिदार से शहबाज शरीफ एंड कंपनी तो बाहर है, उनके पास सिंध मौजूद है, लेकिन वो इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे इस वजह से हो रहे हैं कि इमरान खान ने पहले ही तकरीर में कहा था कि जब इनको हाथ पड़ेगा, ये कानून के ताबे होंगे, जब इनके साथ फ्रेंडली अपोजिशन नहीं होगी, जब इनके साथ मुकमका नहीं होगा, तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। यही वजह है कि आपने देखा कि ये डिफरेंट मौकों के ऊपर लड़ते भी हैं, इकट्ठे भी हो जाते हैं। अब लग रहा है कि ये ज़्यादा इकट्ठे हो गए क्योंकि तहरीक अदम एतमाद की तरफ चला गया है। कोई असूल, कोई प्रिंसिपल नाम की चीज़ नहीं। इससे पहले भी कई बार नहीं, तो वो तो आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नून लीग की हुकूमत आप लोगों ने बलूचिस्तान में गिरा दी। देखें, हमने किसी की हुकूमत नहीं गिराई, ना हम इसके पीपल्स पार्टी के साथ तो थे ना आप लोग। किसी की हुकूमत नहीं गिराई, ना हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं। अगर कोई खुद गिरना चाह रहा हो तो उसे हम फिर क्या करें? नहीं, जरदारी साहब का सारी कार्रवाई तो उन्होंने की थी उधर, आप लोगों ने उनके हक में स्टेटमेंट दे दी। जरदारी साहब ने किया या नहीं किया, वो खुद जान छुड़ाना चाह रहे थे उस वक्त। हमारा तो कोई ऐसा मामला नहीं था। आपने सोचा चलो इस अब मामला जो है वो उससे मुख्तलिफ है। अब मुख्तलिफ है, लोग हमारे इत्तेहादी हों चाहे हमारे अरकान हों, वो हमारे साथ खड़े हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है। जिनके अदम एतमाद लानी होती है वो मीटिंग्स नहीं करते, वो कमेटियाँ नहीं बनाते। नंबर्स पूरे हो तो आप जमा करवाएं। वालों का तो बयान है कल का कि उन्होंने कहा है कि हम तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए हैं हुकूमत के साथ। सर बात ये है, इत्तेहादी है ना, तो इत्तेहादी तो हमेशा ही बॉर्डर लाइन के ऊपर होता है। यानी कभी भी कोई भी खींच ले उसे अपनी तरफ। ये नहीं होता। सारी बात है कि उनकी चूंकि एक उनकी ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, वो आपके पास एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग के तहत आपके साथ जो है वो मौजूद होती है। बिल्कुल सही। और लिहाजा आप उनके ऊपर को मर्जी अपनी नाफज नहीं कर सकते, उनके ऊपर आप अपनी पार्टी का डिसिप्लिन लागू नहीं कर सकते, चूँकि अलग जमातें हैं, अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन जो है वो हम पहले भी उन्हें एंगेज करके अपने साथ लेके चलते रहे हैं, अब भी करेंगे, आइंदा भी उनको हम अपने साथ लेके चलेंगे। तो ये कौन लोग हैं जिनको पैसे ऑफर हो रहे हैं आप लोगों की पार्टी में? उनके नाम आप ये देखें ना, अब आप सिर्फ इतना मामला देखें कि इनके नज़दीक ना कोई नज़रिया है ना कोई असूल है। अब पैसे तो लूट मार तो की हुई है, तो पैसों का पूल बना के बैठे हुए हैं कि जनाब हम जो है ना लोगों के ज़मीरों के सौदे करें। अब जिन्होंने बहुत शाबाश देना चाहता हूँ उन लोगों को जिनको ऑफर हुई, उन्होंने पार्टी को भी इंटीमेट किया। अच्छा, ये तो पैसे ले लेके नाम सामने आएंगे, पैसे ले लेके लोगों के पीछे फिर रहे हैं। किसने पैसे दिए? ये तो हमारी अपनी पार्टी का एक इंटरनल मामला है ना, जो हमें इंटीमेट किया उन्होंने। हम आपके साथ इंफॉर्मेशन
वो शेयर कर रहे हैं। पहले भी हुआ था ना, वो वीडियो आई थी जमील अहमद साहब की और वो सारा मामला यही हुआ वजह था। थी, आपको याद होगा कि हमने सेनेट में भी ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के हवाले से बात की थी। तो यही वजह है कि जहाँ जहाँ इनको मौका मिलता है ये पैसे को चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कौन सा पैसा इनका अपना है। वो हकल हाल का पैसा हो तो कोई ऐसा नहीं करता। ये पैसा तो लूटा हुआ है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। ये जो कमीशनें खाई हुई हैं, जो कट्स लिए हुए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, जो बाहर लेके गए हैं, मैं तो टीवी की वसातत से आपको लोगों को खुला बताना चाहता हूँ कि ये तो लूट मार का टोला है। दोबारा फिर वही चोगा पहन के ये आए, इनका काम है इक़्तिदार में आओ, लूट मार करो, माल बनाओ, उसके बाद कोई एहतसाब होने लगे या मुकमुका कर लो, या ब्रीफ केस दे दो, या क्लाशनकोव का डर दे दो, या रास्ते से हटा दो, या जजेस को टेलीफोनों से फैसले लिखवाने शुरू कर दो। ऐसा लग रहा है कल की मीटिंग का सुन के कि मामलात उनके तय पा गए हैं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, पंजाब जो है वो काफ लीग को शायद दे रहे हैं, सिंध में इनकी वाह है, और फजल रहमान साहब तो लोकल बॉडीज वैसे केपी में आधा जीत गए। नहीं, वो उधर थे DI खान से तो उधर से हार गए, वैसे वाकई अपनी सीट हार गए। अपने घर से जो बंदा घर में पॉपुलर नहीं है वो बाहर जाके क्या करेगा, बाहर जाके क्या करेगा वहाँ से अगर हार जाए। तो मुझे आप ये बताएं ना, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके पास ना कोई नज़रिया है, ना कोई अवामी एजेंडा है। इनका सिर्फ़ और सिर्फ मामला ये है कि पापड़ वाला, फालूदे वाले आसिफ अली जरदारी को बचाना है, मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर वाले शहबाज पापड़ वालों को पकड़े ताकि उनसे कोई रवाबित हम तो पकड़ रहे हैं। देखें उन पापड़ वालों को निकालें। आप ये देखें कि हमने FIA ने चालान जमा करवा दिया अदालत में। अब ये कर क्या रहे हैं? अब ये कर ये रहे हैं, जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी है उस दिन 6 दरखास्तें नई दायर कर देते हैं कि ये नई दरखास्तें आ गई हैं। अब पहले उन दरखास्तों पे फैसले होंगे तो फर्द जुर्म आयद होगी, केस को मजीद अल्तवा का शिकार कर दें, केस को मजीद जो है वो लंबा कर दिया जाए। ये वो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स फारूक साहब जरूरी है बहुत। जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से आप ये देखें कि 650 अमेंडमेंट्स तो हमने ही तैयार की और उसको हम पार्लियामान के अंदर भी लेकर आ रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर पहले किसी ने काम नहीं किया। 1891 के जो है वो क़वानीन चलते आ रहे थे फौजदारी के हवाले से। ये पहली बार है कि सिस्टम के ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव काम किया है, रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन हो सके। जो उसमें लूप होल्स से उनको हमने दूर किया है। हम FIR के निज़ाम को उसको ठीक किया है, इन्वेस्टिगेशन के इंतज़ाम को जो है उसको ठीक किया है। जो एविडेंस रिकॉर्ड होना है उसको हमने वीडियो भी उसके अंदर लेकर आ गए हैं और आसानियाँ पैदा की हैं, मज़ीद इख्तियारात दिए हैं ताकि उसमें मज़ीद रिफॉर्म्स आएँ। जुडिशरी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जो है वो अदालती इंसाफ मिले। बिल्कुल। और जो बैकलॉग है वो बैकलॉग जो है वो ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फारूक साहब आपका, वक्त दिया आपने।